अब सुनो, अब आता रहेगा अपना, सुनो जी, इधर सुनो, इधर फिर बात कर रहा है, इधर सुनो, अब वो आता रहेगा वो सब, इधर सुनो। अब हम लोग 2-3 दिन के बाद मिले हैं, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, अच्छा 3 दिन के बाद मिले हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर बीच में गैप हो जाता है तो चीज़ें आप लोग भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते हैं, तो उसी को याद दिलाने के लिए हम फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, ताकि आप लोग को पता चले कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। क्या ये 2-3 दिन में तुम लोग भूल गया होगा सब चीज़, नहीं रे? भूल गया था सब चीज़, तो 2-3 दिन, इसीलिए हम तुमको दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, दोबारा रिकॉल करवा देते हैं। सुनो, दोबारा रिकॉल मतलब ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए करेंगे। सुनो, हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ये देखे थे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हम ग्रुप में बांटते हैं अंडर द बायोलॉजी, उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायो में अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में बांटते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है उस प्रोसेस को। उसके बाद हम देखे थे कि पहला जो साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया था क्लासिफिकेशन के बारे में, वो कौन था? एरिस्टोटल था, जिन्होंने क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बताया। सबसे पहले उन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा और एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांटा। एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांटा मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पे, ठीक, और आपका प्लांट्स को भी मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पे बताया कि कौन प्लांट ज़्यादा बड़ा है, कौन प्लांट उससे छोटा है, उससे छोटा कौन प्लांट है। तो प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सबसे छोटा प्लांट जो होगा उसको हर्ब्स कहेंगे, उससे मिडिल वाला प्लांट रहेगा उसको श्रब्स कहेंगे, और सबसे जो बड़ा रहेगा उसको ट्रीज कहेंगे। जिसमें हम आपको हर्ब्स का एग्जाम्पल बताया था कि हर्ब्स का एग्जाम्पल ग्रास है, श्रब्स का एग्जाम्पल जितना भी आपको फ्लावरिंग प्लांट्स दिखता है, फूल का पौधा दिखता है, वो आपका क्या है? श्रब्स है, ठीक है, क्योंकि उसका जो हाइट होता है वो मिडिल होता है, बीच वाला हाइट होता है उसका, ना बड़ा ही होता है ज़्यादा, ना छोटा ही होता है ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ट्रीज का एग्जाम्पल दिखे थे। ट्रीज के एग्जाम्पल में आप लोग को भी पता होगा कि जो भी आपको बड़ा बड़ा चीज़ दिखता है प्लांट में उसी को ट्री बोला जाता है, जैसे मैंगो का, ठीक है, पीपल का, नीम का, बनियान का, कोकोनट का, ओके। उसके बाद एनिमल्स के बारे में पढ़े थे कि एनिमल्स भी 2 टाइप का होता है, पहला होता है इनाइमा, दूसरा होता है एनाइमा। इनाइमा किसको बोलते हैं? जिसके पास रेड कलर का ब्लड हो उसको क्या बोलेंगे? इनाइमा। जिसके पास रेड कलर का ब्लड नहीं है उसको क्या बोलेंगे? एनाइमा। अब बात यहाँ आती है कि रेड कलर का ब्लड है तो उसके पास ऐसा कौन सी चीज होगा जो ब्लड को रेड करता होगा? तो उसके पास आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल। हमारा ब्लड जो होता है वो रेड इसीलिए होता है क्योंकि हमारे ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होता है। अगर किसी के ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट नहीं है तो उसका ब्लड कलर रेड दिखेगा? नहीं दिखेगा, कुछ और कलर का दिखेगा, ठीक है। हमारे ब्लड में आरबीसी होता है इसलिए हमारा ब्लड रेड कलर का दिखता है, ठीक। एनाइमा जो होता है वो ब्लड रेड नहीं होता है, इसका मतलब इसमें आरबीसी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपका क्लासिफिकेशन था जो एरिस्टोटल ने किया था। उसके बाद हम पढ़े हुए थे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम, बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम पढ़े हुए थे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया, 3 किंगडम सिस्टम दिया गया, 4 किंगडम दिया गया, 5 किंगडम दिया गया। मतलब जैसे जैसे साइंटिस्ट को पता चला कि इस अर्थ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, 1-2 ऑर्गेनिज्म नहीं है, और उसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो है, 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, जैसे टाइगर है, टाइगर का ग्रुप हो गया, लायन का ग्रुप हो गया, चीता का ग्रुप हो गया, कैट का ग्रुप हो गया, डॉग का ग्रुप हो गया, ह्यूमंस का ग्रुप हो गया। तो ये सब तो ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन डिफरेंट टाइप्स का है। क्या? डिफरेंट टाइप्स का है। डॉग हॉर्स से अलग है, ह्यूमन लायन से अलग है, ह्यूमन टाइगर से अलग है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स का ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे, तो उसी को देखते हुए साइंटिस्ट जो है वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को
क्लासिफाई करता है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में, क्योंकि तब तक किसी को पता नहीं था कि इससे भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे जैसे साइंटिस्ट अपना पढ़ता गया वैसे वैसे उसको पता चलता गया कि नहीं, इस अर्थ पे बहुत सारा टाइप्स का ऑर्गेनिज्म है, 2 ही टाइप्स का ऑर्गेनिज्म नहीं है, सिर्फ प्लांट या सिर्फ एनिमल ही इस अर्थ पे नहीं है, उसको छोड़ के और भी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया था किसके द्वारा? कार्लस लिनियस के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में एक आता है किंगडम प्लांटी और एक आता है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटी को प्लांट कहते हैं और किंगडम एनिमिलिया को एनिमल कहते हैं। किंगडम प्लांटी में सिर्फ प्लांट आएगा और एनिमिलिया में एनिमल आएगा। ठीक, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था उसका मेन बेसिस क्या था, मेन क्राइटेरिया क्या था? द मेन बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ टू किंगडम सिस्टम इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और द अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। कम इन, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है उसको प्लांट में रखा गया, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है उसको एनिमल में रखा गया। हल्ला काहे कर रहा है जी? आते आते हल्ला करने लगता है। सुनो, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में कार्लस लिनियस ने बताया कि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, क्योंकि सबको पता नहीं था और वह पहला था कि हाँ 2 किंगडम सिस्टम दिया था, तो वो जो भी बोल दिया सबको लगा कि नहीं नहीं सही है, लेकिन बाद में सही नहीं था। फिर 3 किंगडम आया, फिर 4 किंगडम आया, फिर 5 किंगडम आया, उसके बाद कोनो किंगडम नहीं आया। तो जैसे जैसे साइंटिस्ट पढ़ता गया, रिसर्च करता गया, वैसे वैसे उसको पता चलता गया। बात मत करो, लगा देंगे क्लास से। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद बात करना। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है उसका मेन बेसिस था, मेन क्राइटेरिया था सेल वॉल का प्रेजेंस और अब्सेंस। जिसके पास सेल वॉल था उसको प्लांट कहा गया, जिसके पास सेल वॉल नहीं था उसको एनिमल कहा गया। ये बात आप वहां से रिलेट कर सकते हैं कि आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़े होंगे, तो हम आपको बताए हैं कि सेल जो होता है आपका आउटर कवर से कवरिंग किया होता है आउटर मेम्ब्रेन से, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सिर्फ एनिमल सेल में होता है। ठीक है, प्लांट सेल में भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन उसके साथ साथ सेल वॉल भी होता है, जबकि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है। तो इसका मतलब कि प्लांट में सेल वॉल होगा, ठीक है, और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होगा। इसी को बेसिस मानते हुए कार्लस लिनियस ने बताया कि जिसके पास सेल वॉल है उसको प्लांट कह दो और जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको एनिमल कह दो। सिंपल सा है, सबको पता चल जाता है कि जिसके पास सेल वॉल है उसको प्लांट कह दो और जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमल है। जैसे हम लोग के पास सेल वॉल है नहीं है, हम लोग के पास सेल वॉल नहीं है, हम लोग के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल विच इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। ठीक है, उसके बाद किंगडम प्लांटी में हम बहुत सारा टाइप्स का ग्रुप देखे थे, जिसमें पहला देखे थे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जो होता है यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स होता है। यूनिसेलर मतलब जिसके पास एक सेल हो, प्रोकैरियोट्स मतलब जिसके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं हो। ऐसे ही फंजाई जो होता है मल्टीसेलर होता है, जबकि ये यूकैरियोट्स होता है। यूकैरियोट्स मतलब द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, मल्टीसेलर मतलब द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलर, मतलब जो एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हो उसको मल्टीसेलर कहते हैं। उसके बाद एल्गे आया, एल्गे भी मल्टीसेलर था, यूकैरियोट्स था। ब्रायोफाइटा भी मल्टीसेलर था, यूकैरियोट और फोटोसिंथेटिक था। देखो ये सब बताने के पीछे एक ही रीजन है कि आपको ये पता चले कि कौन यूनिसेलर है कौन मल्टीसेलर है, कौन प्रोकैरियोट्स है कौन यूकैरियोट्स है। ये सभी आपको प्लांट है, बैक्टीरिया को छोड़कर ये सभी प्लांट है। प्लांट का टाइप, प्लांट का ग्रुप है ये। प्लांट को आप इजी वे मत लीजिए, प्लांट भी बहुत सारे टाइप्स का होता है। कोई कोई प्लांट ऐसा होता है जो फूल देता है, कोई कोई प्लांट ऐसा होता है जो फ्लावर देता ही नहीं है। ठीक है, जो फूल देता है उसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स को। ओके, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला जो एंजियोस्पर्म वाला जो टॉपिक है वो आप पढ़ते हैं क्लास 12 में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट नाम करके, समझे। उसमें प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट्स में हम देखते हैं कि उसका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, नया प्लांट कैसे आ रहा है, क्योंकि एक प्लांट है तो दूसरा प्लांट आना चाहिए, तभी ना प्लांट का नंबर बढ़ेगा। प्लांट का नंबर कैसे बढ़ेगा, एनिमल का नंबर कैसे बढ़ता है? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें आपको इतना सारा टाइप्स का प्लांट का ग्रुप दिखेगा, हल्ला मत कीजिए। उसके बाद एनिमिलिया में आपको 4 टाइप का ऑर्गेनिज्म दिखेगा, जिसमें पहला दिखेगा वर्टिब्रेट्स।
वर्टिब्रेट्स क्या होता है? जिसके पास रीढ़ का हड्डी है उसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं सिंपल भाषा में। अगर आपको इससे अच्छा लैंग्वेज बोलना है तो आप कहेंगे जिसके पास वर्टिब्रे होता है। इससे थोड़ा नीचे वाला लैंग्वेज कहना है तो आप बोलेंगे जिसके पास बैकबोन होता है। और सबसे आसान भाषा में कहना है तो जिसके पास रीढ़ का हड्डी होता है दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। जिसके पास रीढ़ का हड्डी नहीं हो उसको बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोट्स होता है, यही मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोट्स होता है। उसके बाद अमीबा के बारे में, अमीबा यूनिसेलुलर होता है, आप जानते हैं, क्लास 10th में ही पढ़े होंगे अमीबा के बारे में, जिसका स्ट्रक्चर का कोई शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है। कैसे भी बना दो, ऐसे बना दो, अमीबा हो गया। कैसे भी बना दो अमीबा ही बनेगा। अरे 10th में सिखाया जाता है कि अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, कैसे भी बना दो, ऐसे मतलब हाथ चलाओ ऐसे बना दो, ये भी अमीबा है, ये अमीबा है नहीं है। ऐसे भी मत नहीं बनाना है कि अमीबा की जगह कुछ और बन जाए। ठीक है, अमीबा यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोट्स होता है। सुनो अमीबा के बारे में, अमीबा के बारे में सुन के आश्चर्य होगा तुमको कि अमीबा यूनिसेलुलर तो होता है लेकिन यूकैरियोट्स होता है। यूकैरियोट्स कहने का मतलब जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, एक ही सेल का बना हुआ है लेकिन इसके पास न्यूक्लियस है। पैरामेशियम, पैरामेशियम भी एक ही सेल का बना हुआ है जबकि इसके पास न्यूक्लियस है। ठीक, इतना पता चला? बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, स्पीड ज्यादा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, आपको समझ में आएगा। उसके बाद दो किंगडम के बाद सुनो, दो किंगडम के बाद हम लोग पढ़े थे 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कौन कौन सा ग्रुप आता है? किंगडम प्लांटी आता है, एनिमिलिया आता है और किंगडम प्रोटिस्टा आता है। ये दिया गया था हैकेल के द्वारा। ठीक, इसमें नया किंगडम जो ऐड किया गया था वो नया किंगडम का नाम था क्या था? प्रोटिस्टा, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहने का मतलब इसके पास एक सेल होगा और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक, उसके बाद पढ़े हुए थे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया गया था कोपलैंड के द्वारा। इसमें जो नया किंगडम आया था उस किंगडम का नाम क्या था? किंगडम मोनेरा। ये 3 किंगडम तो था ही पहले से, एक नया किंगडम कौन जुड़ गया? किंगडम मोनेरा। अब इस किंगडम मोनेरा में कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगी? तो इसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म आएगा जो एक सेल से बना होगा और जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। एक बात यहाँ पता चल रहा है कि प्रोटिस्टा जो हम ऐड किए उसमें भी एक सेल वाला है, मोनेरा ऐड किए उसमें भी एक सेल वाला है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास न्यूक्लियस है। ये सब थोड़ा पता करते जाना। ठीक है, उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला सिस्टम था क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसका नाम था 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो दिया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा। इसका पूरा नाम था रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। ठीक, आर का मतलब रॉबर्ट, एच का मतलब हार्डिंग और विटेकर इसका सरनेम है। ठीक है, उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में कौन सा ग्रुप आता है? तो 4 ग्रुप तो आपको पता है पहले से कि सर 4 ग्रुप हम यहाँ भी देखे। ठीक है, 3 ग्रुप हम यहाँ भी देखे, तो 4 ग्रुप तो आपको पता ही है। एक नया ग्रुप कौन आ गया? किंगडम फंजाई। अब सर किंगडम फंजाई में कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा, कौन सा ऐसा प्राणी आएगा जिसको किंगडम फंजाई में रखेंगे? तो किंगडम फंजाई में ऐसा प्राणी आएगा जो सिंपल मल्टीसेलुलर होगा और यूकैरियोट होगा। सिंपल मल्टीसेलुलर कहने का मतलब उसका बॉडी उतना ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, उसमें इतना ज्यादा ऑर्गेन नहीं होगा। जैसे देखो मल्टीसेलुलर तो हम भी है, मल्टीसेलुलर फंजाई भी है, लेकिन हम में और फंजाई में क्या अंतर है? हम में और फंजाई में ये अंतर है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप्स का ऑर्गेन है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, पेनक्रियाज है, बहुत सारा टाइप्स का ऑर्गेन है, लेकिन फंजाई में है नहीं है। फंजाई में मशरूम में कभी लीवर देखा? देखे लीवर, मशरूम का हार्ट देखे, ऐसा देखे कि मशरूम का भी मतलब हार्ट बीट करता है? नहीं। तो ये भी मल्टीसेलुलर है लेकिन सिंपल है, हम लोग कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे टाइप्स का ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन कॉम्प्लेक्स। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़े हुए थे कि इसमें ये किंगडम में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट तो आता है, जिसमें मल्टीसेलुलर का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सेल, और इसका जो मेन क्राइटेरिया था डिवाइड करने का, इसमें ऑर्गेनिज्म रखने का, वो न्यूट्रिशन था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म खाना अपने से बना रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म खाना दूसरे से खा रहा है। समझे? किस पर डिपेंड है, कौन अपने से खाना बना के खा ले रहा है और कौन खाना नहीं बना पा रहा है, किसी पर डिपेंड है। तो इसके बेसिस पर हम बोले थे कि न्यूट्रिशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है और हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो ये दोनों समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें खाना बनाने का प्रोसेस होता है, जिससे एनर्जी हम पाते हैं, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं।
ये दो टाइप्स का ऑर्गेनिज्म होता है इसमें, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने से खाना बनाता है, हेटरोट्रॉप ऐसा होता है जो किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है खाना के लिए। अब बात आती है सर ये तो बता दिया आप डेफिनेशन कि जिसके पास मतलब अपना कैपेसिटी हो खाना बनाने का उसको ऑटोट्रॉप बोलेंगे, जिसके पास कैपेसिटी नहीं है उसको हेटरोट्रॉप बोलेंगे। लेकिन इसका एग्जांपल क्या होगा, तो ऑटोट्रॉप का एग्जांपल होगा प्लांट और बैक्टीरिया। प्लांट भी अपने से खाना बनाता है जो कि आपको पहले से पता है, 8, 9, 10 क्लास से भी आपको पता होगा कि प्लांट अपने से खाना बनाता है। जबकि बैक्टीरिया के बारे में आपको उतना ज्यादा पता नहीं होगा, इतना क्या न्यूट्रिशन मतलब हुआ कि न्यूट्रिशन होता क्या है, पोषण। पोषण नहीं बोलते, पोषण होता क्या है। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें खाना बनाया जाता है, ठीक है। वो प्लांट भी बना सकता है और बैक्टीरिया भी बना सकता है। प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप या हेटरोट्रॉप बोलते हैं, समझे। तो ऑटोट्रॉप समझ गए, हेटरोट्रॉप समझ गए। ऑटोट्रॉप जो होता है दो टाइप का होता है, फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लाइट के पर्दे से अपना खाना बनाए। कीमो ऑटोट्रॉप मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाए। जो लाइट की मदद से अपना खाना बनाता है उसका एग्जाम्पल है क्या, प्लांट्स। जो केमिकल की मदद से बनाता है उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। उसके बाद पर हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप 3 टाइप्स का होता है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो सड़े गले पदार्थ से अपना न्यूट्रिशन लेता है, भोजन प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी के बॉडी के ऊपर रहकर या अंदर रहकर अपना भोजन लेता है, उसको कहते हैं पैरासाइटिक। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, अपना खाना खुद से खाता है, किसी के बॉडी के अंदर नहीं जाके सड़े गले पदार्थ नहीं खाता है, अपना जो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल खाना है वो खाता है, उसको बोलते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। जिसमें आते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग सड़े गले पदार्थ से खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रह के खाते हैं, नहीं खाते हैं, डायरेक्टली फूड खाते हैं, ठीक। उसके बाद ये डेफिनेशन है जो पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक, होलोजोइक, ये अभी बताया है। किंगडम मोनेरा देखिए, किंगडम मोनेरा में हम जो सबसे पहले 5 किंगडम बताए थे तो उसमें किंगडम मोनेरा आप मतलब किंगडम मोनेरा सबसे लास्ट के पहले था, किंगडम फंजाई से पहले था मोनेरा, वही ना। हाँ, तो किंगडम मोनेरा के बारे में पहले पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं सर, आप बोलेंगे सर किंगडम मोनेरा के बारे में क्यों पढ़ा है पहले, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में क्यों नहीं पढ़ा है। किंगडम मोनेरा के बारे में इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि किंगडम मोनेरा जो है सबसे पहले एक सेल से बना है और वो प्रोकैरियोट्स है, उसके पास न्यूक्लियस है नहीं, तो इसका स्टडी करना थोड़ा आसान होता है। मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास पर मतलब स्टडी करने के लिए उतना ज़्यादा चीज़ नहीं है, तो हम पहले उसी का स्टडी कर लेंगे। पहले आसान चीज़ हम पढ़ेंगे कि पहले भारी चीज़ पढ़ लोगे। पहले क्या पढ़े, ABCD पढ़े कि पहले वर्ड पढ़ा, आप बताओ। पहले ABCD पढ़ा, उसके बाद उससे वर्ड बनाना सीखा। तो पहले हम यही सिंपल चीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्स चीज पढ़ेंगे। मोनेरा किंगडम में कौन ऑर्गेनिज्म आता है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आता है। कौन आता है, बैक्टीरिया, ठीक। वो बैक्टीरिया कैसा होगा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ऑर्गेनिज्म आता है उसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं और किसी चीज से नहीं। माइक्रोस्कोप की मदद से उस ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है। अगर माइक्रोस्कोप नहीं हो तो ये बैक्टीरिया हमें नहीं दिखेगा, खुली आंखों से नहीं दिखता है, ठीक है। उसके बाद बताया कि बैक्टीरिया भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सभी जगह पाया जाता है। ऐसा कोई जगह भगवान ने नहीं बनाया जहां बैक्टीरिया नहीं हो। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले एरिया में भी होगा, बहुत ज़्यादा बर्फीले वाले एरिया में भी होगा। बैक्टीरिया जो है वो आपका डीप ओशियन में भी होगा। डीप ओशियन मतलब समुद्र के अंदर भी होगा, सब जगह बैक्टीरिया होता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया नहीं होगा, ऐसा कोई जगह बना ही नहीं है जहाँ बैक्टीरिया का वास नहीं हो। भगवान का बहुत कृपा है बैक्टीरिया वायरस पे, हम लोग को थोड़ा कम है, समझे। इसीलिए हम लोग को कहता है कि तुम घर में रहो, बैक्टीरिया को कहता नहीं, तुम जहां मन वहां रह लो। वरदान मिला हुआ है बैक्टीरिया को, समझे। उसके बाद पैरासाइट जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी के बॉडी के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे, उसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। जैसे मॉस्किटो हमारे बॉडी के ऊपर रह के हमको काट लेता है, ब्लड सक कर लेता है, तो उसको कहते हैं एक्टोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट जिसको आप मार देते हैं। इंडोपैरासाइट क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी के बॉडी के अंदर रहकर अपना फूड लेता है, उसको कहते हैं इंडोपैरासाइट। इसका एग्जांपल बैक्टीरिया वायरस।
ये हमारे बॉडी के अंदर ही आता है, बाहर से कुछ नहीं करता है, बाहर ये मरा हुआ होता है, समझे, बाहर ये कोई काम का नहीं होता है। अगर यहाँ बैक्टीरिया है तो यहाँ बैक्टीरिया कोनो काम का नहीं है। जैसे ही बॉडी के अंदर गया इतना एनर्जेटिक हो जाता है, इतना एनर्जेटिक कि समझे। उसके बाद बैक्टीरिया जो होता है वो शेप के बेसिस पर, आकार के बेसिस पर 4 टाइप्स का होता है। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप का है तो उसको बैसिलस कहते हैं। अगर बैक्टीरिया जो है वो स्फेरिकल शेप का है तो उसको बोलते हैं कोकस। अगर बैक्टीरिया कॉमा शेप का है तो उसको बोलते हैं विब्रियम, और बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का है तो उसको बोलते हैं स्पिरुलम। ठीक है, रॉड शेप का बैक्टीरिया ऐसा दिखता है, स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया ऐसा दिखता है, कॉमा शेप का बैक्टीरिया ऐसा दिखता है कॉमा की तरह, और स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया ऐसा दिखता है, जो कि आप स्पाइरल कॉपी खरीदते होंगे तो स्पाइरल दिखता होगा ऐसे। ऐसा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया आपको खुली आंखों से नहीं दिखेगा, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से दिखेगा। ये बताए थे कि देखो ये बहुत अच्छा प्लांट हम ड्रॉ किए थे, समझे, जिससे हम बता रहे थे कि देखो खाना बन रहा है, कैसे बन रहा है, नीचे से H2O जा रहा है, वाटर जा रहा है, मिनरल्स जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पत्ता में जा रहा है। पत्ता में क्या हुआ, वाटर मिनरल गया, एटमॉस्फेयर से CO2 आया, जब ये दोनों रिएक्शन किया तो खाना बन गया प्लांट का खाना ऐसे ही बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट मेक्स ग्लूकोज व्हिच इज द फूड ऑफ प्लांट व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉप हम पढ़ लिए थे। फोटो ऑटोट्रॉप में हमने ये बताया था 2 केमिकल रिएक्शन बताए थे। इधर सुनो, फोटोट्रॉप में 2 रिएक्शन बताए थे कि बैक्टीरिया में भी होता है फोटोट्रॉप और आपका प्लांट में भी होता है। बैक्टीरिया में जो फोटोट्रॉप होगा लाइट के प्रेजेंस में वो H2S करेगा, H2S। ठीक है, ये H2S जब रिएक्ट करता है CO2 के साथ, हल्ला मत कीजिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, हल्ला नहीं कीजिए जी। when carbon dioxide, सुनो अब हल्ला नहीं करो, when carbon dioxide reacts with water in the presence of light, it makes glucose in the form of C6H12O6 and along with sulfur is produced as a byproduct which is released into the atmosphere by the bacteria from the cell। ठीक है, उसके बाद सल्फर जो है प्रोड्यूस होता है यहाँ ऑक्सीजन के अलावा, इसीलिए दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनऑक्सीजन, बिकॉज एनऑक्सीजनिक इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द, यार काहे बोल देता बीच में, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन के बदले सल्फर प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनऑक्सीजनिक प्रोसेस। बट इन द केस ऑफ प्लांट photosynthesis process is this, when carbon dioxide reacts with H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it makes, सुनते जाओ, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो अच्छा तो लग रहा है ना, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगना चाहिए। अरे यार ये पढ़ा दिए एक बार पढ़ा दिए हैं तो दिक्कत हो रहा है, और अब लैंग्वेज थोड़ा बदल दिए हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ, सुनो, इन द केस ऑफ प्लांट photosynthesis will take place in this mechanism where carbon dioxide reacts with H2O, or you can say water in the presence of sunlight and chlorophyll, it makes C6H12O6 which is called glucose, and along with it produce oxygen and as a byproduct which is released into the air। ठीक है, यहाँ जो होता है ऑक्सीजन जो होता है जब बाय प्रोडक्ट मतलब रिलीज होता है, जिसमें ऑक्सीजन को बोला जाता है कि ये ऑक्सीजनिक प्रोसेस यहाँ हो रहा है। Why this process is called oxygenic? Because in this process oxygen is produced as a byproduct in the plant cell। ठीक है, that's why it is called oxygenic process। But in the case of bacteria oxygen will not be produced, that's why it is called anaxygenic process। ठीक है, उसके बाद सुनो, उसके बाद ये वाला डायग्राम था, फिर से वही डायग्राम आ गया। हम ये डायग्राम आपको बार बार दिखाया करेंगे। ठीक है, बार बार आप देखा कीजिएगा। उसके बाद वी हैव डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस व्हिच रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक। ठीक है, प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम किए थे जो कैलकुलेटेड हो गया था, सॉल्व हो गया था, व्हिच हैज बीन सॉल्व्ड। उसके बाद now the turn of reproduction in bacteria। ठीक है, उसके बाद पढ़ने के बाद हम पढ़े थे कि बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले हम ये बताए थे कि व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म।
पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया भी रिप्रोडक्शन करता है, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो इस अर्थ पर बहुत सारा बैक्टीरिया है, तो बहुत सारा बैक्टीरिया आया कैसे? द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ दिस बैक्टीरिया इन्वॉल्व या हाउ दिस बैक्टीरिया इवॉल्व, ये बैक्टीरिया आया कैसे? दिस बैक्टीरिया विल कम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें आपका एक नया ऑर्गेनिज्म जो है पेरेंट ऑर्गेनिज्म विल बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो प्रोसेस आपको कहलाता है बाइंडिंग फिजन। बाइंडिंग फिजन इज अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, अरे यार सुनो पहले, बायोलॉजिकल जो बाइंडिंग फिजन होता है, सुनो, बाइंडिंग फिजन जो होता है ऐसा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसको बाइंडिंग फिजन कहते हैं। इसी बाइंडिंग फिजन की मदद से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। ठीक, उसके बाद पर रहते हैं कि ये एमाइटोटिक होता है। एमाइटोटिक मतलब कि यहाँ माइटोसिस नाम का कोई चीज नहीं होता है। दिस इज नॉट द माइटोसिस एक्चुअली, दिस इज एमाइटोसिस, फॉल्स माइटोसिस, ये झूठा माइटोसिस है। माइटोसिस वाला कोई मैकेनिज्म यहाँ नहीं होता है, ठीक है। अगर माइटोसिस वाला मैकेनिज्म नहीं होगा तो क्या नहीं होगा सर? सबसे पहले तो यहाँ कोई प्रोफेज नहीं स्टार्ट होगा, कोई मेटाफेज नहीं होगा, कोई टेलोफेज नहीं होगा, कोई इंटरफेज नहीं होगा। देयर इज नो मैकेनिज्म व्हिच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस बिकॉज दिस इज फॉल्स माइटोसिस, नॉट ट्रू माइटोसिस, ठीक है। उसके बाद वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें हम पहले सबसे पहले ये देखे थे कि व्हेन पेरेंट बैक्टीरिया रेप्लिकेट्स करता है अपना डीएनए विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस, तो इसका जो डीएनए है वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है। यह जब मतलब डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होकर 2 डीएनए बनता है तो फाइनली ये स्प्लिट हो जाता है, टुकड़ा में बढ़ जाता है 2 ऑर्गेनिज्म में। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन गया, उसके पास डीएनए भी आ गया, इसके पास भी डीएनए आ गया, तो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो इसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे। बैक्टीरिया में हो रहा है तो दैट्स व्हाई कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द मेथड ऑफ बाइंडिंग फिजन। Asexual reproduction is a type of reproduction in which a parent organism is divided into 2 or more types of organism. समझिए, asexual reproduction जो होता है, सुनो बताते हैं। asexual reproduction ऐसा रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उसमें 2 ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है। देयर इज नो नीड ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म, समझे। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और फीमेल होना चाहिए, बोलो यस और नो। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि मेल और फीमेल होना ही चाहिए। एक भी ऑर्गेनिज्म हो गया, एक ऑर्गेनिज्म जो है नया ऑर्गेनिज्म बना डालेगा। टूट के यहाँ क्या कर रहे हैं हम? यहाँ कोनो फीमेल आ रहा है, या तो सीधा बैक्टीरिया जो है वो टूट जा रहा है 2 पार्ट में, ठीक है। हो गया। आज का जो टॉपिक है क्या? कहानी सुना है? सुनते रह जाएगा। सुनो, आज का जो टॉपिक रहेगा टॉपिक में वीडियो रहेगा, उसको उठाओ, उसको काहे देखता है ये सब रे? तू लोग बिगड़ गया है रे। अरे रोक के रखे थे क्या? बंद कर दे।